जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जो बाह्य परीक्षक वाइवा के रूप में आपका परीक्षा लेते हैं, जिसको हम बीएड प्रथम वर्ष में प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम से जानते हैं। काफी बच्चों के दिमाग में बड़ा सा डर बना हुआ है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होने हैं, कैसे शुरू होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा। तो उन सभी प्रश्नों से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिसमें आप जान पाएंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में जो 2 प्रैक्टिकल होने वाले हैं उनमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संभवतः जो बाह्य परीक्षक होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न किससे संबंधित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बीएड में जो प्रैक्टिकल का डर है आपके दिमाग में, वो काफी कम हो जाएगा, या यूं कहूं कि खत्म सा हो जाएगा। तो हमारे बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 2 प्रैक्टिकल शामिल किया गया है, जो बाह्य परीक्षक के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। जैसे हर महाविद्यालय में ऐसा होता है। तो मैं पहले प्रैक्टिकल का नाम बताऊं तो प्रयोग परीक्षा क्रमांक 1, सेल्फ आइडेंटिटी एंड द टीचर, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, जिसको आप इसका कुछ रिटन होता है, कुछ वाइवा होता है। हर महाविद्यालय का अपना अलग अलग प्रारूप है। तो इसकी परीक्षाएं संभवतः जब होती हैं तो बच्चों के मन में काफी डर सा लगता है कि सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन में हम क्या जवाब देंगे। जबकि साल भर पढ़ाई करने के बाद भी एक जो प्रैक्टिकल का दबाव होता है, जिसको हम मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में बना रहता है। तो इसकी पूरी जानकारी के बाद हमारा मनोवैज्ञानिक दबाव कुछ रूप से कुछ हद तक कम हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो पहला प्रैक्टिकल सेल्फ आइडेंटिटी एंड आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं बाह्य परीक्षक के द्वारा। तो मैंने इसको कुछ सूचीबद्ध किया है, कुछ लगभग एक अनुमानित प्रश्न की सूची बनाई है। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा आता है कि एक शिक्षक के रूप में स्वयं की पहचान। जैसा कि आपके प्रैक्टिकल का नाम है सेल्फ आइडेंटिटी एंड द टीचर। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या पहचान है, आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, या यूं कहूं कि आदर्श शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक शिक्षक के अंदर कैसी कैसी नैतिकताएं होनी चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, उसका चाल ढाल, उसकी वेशभूषा इत्यादि सभी चीजों को मिला के एक शिक्षक के रूप में आपकी पहचान आप कैसे बनाएंगे। एक प्रश्न सिंपल सा पूछ सकते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या परिवेश होगा, क्या परिधान होगा, और आप कैसे रहेंगे, आपके नैतिकता कैसी होगी, चारित्रिक विकास कैसा होगा। ये सारी पहलू इसमें शामिल कर सकते हैं। एक शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी है, एक शिक्षक के अंदर कैसे कैसे गुण होने चाहिए, ये सभी प्रश्न इस एक लाइन में समाहित है। अगले बिंदु पे बात करें कि शिक्षा में कला एवं नाटक। आपके महाविद्यालय में कुछ न कुछ शिक्षा के संदर्भ में कुछ कला या नाटक कराया गया होगा। तो मैं पहले बात करूं शिक्षा में कला। तो शिक्षा एक कला है, एक नाटक ही है, क्योंकि एक गुड एक्टर इज ए गुड टीचर। हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जो एक्टर है वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, या यूं कहें कि टीचर इज ए गुड एक्टर। जो शिक्षक होता है एक अच्छा अभिनय होता है। जो शिक्षक जितना अच्छा एक्टिंग अपने व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के सामने बच्चों के साथ मिलकर मुस्कुरा कर सकता है, वो उतना ही बेहतर टीचर बनता है। इसलिए आप जब टीचर बनने जा रहे हैं, बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश ले चुके हैं, आपकी परीक्षाएं सामने आ रही हैं, तो आपको एक अच्छा अभिनयकर्ता बनना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अभिनय की तमाम कलाएं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपके महाविद्यालय में कुछ नाटक कराया गया होगा, उस नाटक के बारे में आपने लिखा भी होगा, उससे संबंधित कुछ वाइवा पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा नाटक तैयार किया था, आप एक टीचर के रूप में क्या क्या एक्ट कर सकते हैं, उस नाटक में आपका क्या रोल था। जैसे मैं अपने महाविद्यालय की बात करूं तो हमने 100 बच्चों में से 10-10 बच्चों के 10 ग्रुप बनाए थे, और 10 बच्चों के समूह को एक नाटक दिया था, एक टॉपिक दिया था। जैसे दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, साइबर क्राइम, ऐसे ढेर सारे हमने टॉपिक बना के 10 टॉपिक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और एक नाटक के ऊपर 10 बच्चों ने मिलकर काम किया है। सबका अलग अलग पात्र है, सबने अपना अभिनय बड़े अच्छे ढंग से निभाया है। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि क्यों जरूरी है, शिक्षा में कला की आवश्यकता क्या है, शिक्षा में नाटक की आवश्यकता क्यों है, आपने अगर नाटक किया है तो आपका पात्र क्या था, आपने कैसा महसूस किया, या इससे आपको क्या फायदा मिला, शिक्षा संबंधी नाटक करने से आपको क्या फायदा होता है, हमने बीएड पाठ्यक्रम में नाटक को क्यों रखा है, एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है हमारा आर्ट एंड ड्रामा, उसको हमने क्यों शामिल किया है। इसका बड़े सही तरीके से आप सहजता से जवाब दें
जिससे एक्सटर्नल प्रसन्न हो जाए और आपकी बात से सहमत हो। आगे बात करूंगा कार्यशाला के बारे में, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपके बीएड प्रथम वर्ष में कुल 9 कार्यशाला शामिल किए गए हैं। आप अपने सिलेबस में जब देखेंगे तो आपको 9 कार्यशाला का वर्णन उसमें मिलेगा, जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटना, मेरा बचपन, अवलोकन से सीखना, कक्षा कक्ष में चेतना, समूह में कार्य करने की समझ, फिल्म देखना, समीक्षा करना, सांस्कृतिक उत्सव मनाना, या शिक्षा में कला, शैक्षिक ड्रामा में अभिनय, ये कुल 9 आपके इसमें कार्यशाला दिए गए हैं सिलेबस में। इन 9 कार्यशालाओं में से 4 से 6 कार्यशाला करने होते हैं, जिसमें कला में शिक्षा और शैक्षिक ड्रामा अभिनय भी शामिल है। इसके ऊपर जो चर्चा करा था कि शैक्षिक ड्रामा एवं अभिनय इसको क्यों शामिल किया गया था, ये आपके कार्यशाला में शामिल है, वर्कशॉप में शामिल है। ये एक वर्कशॉप हो गया। शिक्षा में कला क्यों का क्या उपयोग है, हमने क्यों शामिल किया है, ये भी आपके कार्यशाला का एक हिस्सा है। इस 9 कार्यशालाओं में आपके महाविद्यालय में 4 से 6 कार्यशालाएं संपन्न कराई गई होंगी। अगर महाविद्यालय दैनिक रूप से ऑफलाइन लग रहा होगा तो महाविद्यालय में कराई गई होंगी, या ऑनलाइन के माध्यम से भी, जो गूगल मीट के माध्यम से इस साल कोविड के समय में बच्चे ढेर सारी पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसमें ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यशाला के बारे में आपको जानकारी दी गई होगी या ये कार्यशाला संपन्न कराई गई होगी। तो इस 9 कार्यशाला में से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कुल कितने कार्यशाला याद हैं, या आपने कौन कौन से कार्यशाला किए थे, उसमें शामिल हुए थे, उसमें आपने क्या किया था। तो आपने जो 4 या 6 कार्यशाला आपने किया है उसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो किसी एक कार्यशाला के बारे में पूछा जा सकता है कि आप इस कार्यशाला के बारे में बताएं। वो पर्टिकुलर किसी एक कार्यशाला के बारे में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी फिल्म दिखाई गई थी, आपने उसकी समीक्षा किस प्रकार की थी, उस फिल्म को आपने किन दृष्टिकोण से देखा, और उसमें पात्र का अभिनय या फिर उस फिल्म की समीक्षा आपने किस प्रकार की थी, उसमें क्या क्या दिखा आपको। या तो किसी एक पर्टिकुलर वर्कशॉप का नाम ले सकते हैं कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना है क्यों, आपके जीवन में क्या है, इसका वर्णन करने के लिए क्यों कहा, इसके बारे में बताइए। तो आपके दिमाग में ये जो 9 आपके कार्यशाला है, 9 कार्यशाला का नाम तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए, और उसमें से किसी एक के बारे में या 2 के बारे में चर्चा की जा सकती है बाह्य परीक्षक के द्वारा। तो आप फिर से संज्ञान में ले लें कि आपके महाविद्यालय में जो कार्यशालाएं कराई गई हैं, भले ही 4 कराई गई हो, 5 कराई हो, 6 कराई गई हो, या पूरे 9 के 9 कराई गई हो, तो आप इसका निश्चित रूप से एक विवरण मन में रखें। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने जो कक्षा में अवलोकन करना या फिर समूह में काम करने की समझ को क्यों शामिल किया गया है। हम कोई काम जब ग्रुप में करते हैं तो उसकी समझ विकसित क्यों की जाती है हमारे अंदर। आप एक बार बाजार में जाइएगा और फल की दुकान पे चले जाइए, वहां कुछ गुच्छे में अंगूर होंगे, कुछ टूटे हुए अंगूर होंगे, दोनों के भाव पूछिए आप। जो गुच्छे में अंगूर होंगे निश्चित रूप से उसकी कीमत अधिक होगी, और टूटे हुए अंगूर की गुच्छे से जो अलग हो गए होंगे उनकी कीमत निश्चित रूप से कम होगी। आप केला ही देख लीजिए, बाजार में जो केला मिलता है, जो एक घेर में होता है, गुच्छ में होता है, उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन जो उस घेर से टूट कर अलग हो जाते हैं, विच्छेदित हो जाते हैं, उनकी कीमत निश्चित रूप से कम हो जाती है। तो ये जो समूह में कार्य करने की समझ है, एकता में शक्ति है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये समूह में कार्य करने का बड़ा ही फायदा है। इस पे आपको फोकस करना होगा कि आपको क्या बेहतर से बेहतर जवाब दें कि हमारे बाह्य परीक्षक संतुष्ट हो जाए। साथ ही बात करो सेमिनार के बारे में, तो आपके महाविद्यालय में कम से कम 2 सेमिनार तो कराए गए होंगे। अब मैं यूँ कहूँ कि 2 से 4 सेमिनार कराए गए होंगे। हमारे महाविद्यालय में इस साल कोरोना काल में नागरिकों के कर्तव्य और प्रशासन की भूमिका के बारे में कुछ सेमिनार कराया गया था। तमाम छात्रों ने इसमें से सहभागिता की थी और उनको याद भी होगा। साथ ही साथ एक दूसरा भी सेमिनार कराया गया था कि कोरोना जागरूकता अभियान, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को कैसे कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। तो आपके जो 2 सेमिनार कराए गए थे उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल क्रमांक 1 के अंतर्गत। तो आप उसको भी दिमाग में रखें कि हाँ, हमने कौन कौन से सेमिनार किए हैं और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न, अगर आपने किया होगा तो बेहतर ढंग से आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए अगर आपने किया है, आपको याद करना होगा, उसको रिवाइज करना होगा और अपने मेमोरी में लाना होगा कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और एक्सटर्नल को ऐसे ही जवाब देना होगा। साथ ही साथ योग शिक्षा, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण, क्लीन एंड ग्रीन जो इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी स्वच्छता कार्यक्रम पे काफी जोर दे रहे हैं। तो आपने एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक प्रशिक्षार्थी होने के नाते आपने क्या क्या स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति बच्चों को जागरूक किया, आप कैसे जागरूक हुए, परिवार को कैसे जागरूक कर रहे हैं, आप वृक्षारोपण के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, और योग हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी है। जैसा कि कोरोना काल में तमाम योगविद ने कहा कि योग से हम कोरोना को कम कर सकते हैं या नियंत्रण पा सकते हैं। या एक लाइन होती है, करे योग रहे निरोग, योग से निरोग रहा जा सकता है।
तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोगी किसी 2 योगासनों के नाम बताइए। श्वसन क्या होती है, भ्रामरी क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है, सूर्य नमस्कार क्या होता है, अष्टांग क्या है। तो जो योग से संबंधित जो सामान्य प्रश्न हैं, जो जिन प्रश्न हैं, उसके बारे में एक सूची बना के आप रख लेंगे जिसपे आपको जवाब देते बन जाए। अंतिम प्रैक्टिकल में मैंने ऐसा अनुभव किया था कि हमने बच्चों से पूछा कि दैनिक जीवन में उपयोगी किसी 5 योग के नाम बताए, तो तमाम बच्चे 5 योगासन के नाम नहीं बता पा रहे हैं। हमने उनको श्वसन के बारे में पूछा, रेचक पूरक क्या होता है, उनको रेचक और पूरक के बारे में पता नहीं होता है। योग विद्यापीठ की स्थापना किसने की, इसको ये नहीं पता है कि योग की स्थापना कब से हुई, महर्षि हिरण्य कौन है या पतंजलि कौन है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आपके साथ इस तरह की दुर्व्यवस्था ना हो, आप इस तरह के अनुचित जवाब ना दें, इसलिए मैं पहले से आपको सचेत कर रहा हूं कि योग संबंधी कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रख लें कि योग करने के पूर्व क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, योग किस समय करना बेहतर होता है, योग में क्या क्या योग है जो सामान्य रूप से दैनिक रूप से किया जा सकता है। जैसे कि दैनिक रूप से उपयोगी किसी 3-4 योगासनों के नाम बताइए, तो आप एक शब्द में लाइन से बता सके कि हाँ सर ये योग हम दैनिक जीवन में नियमित रूप से कर सकते हैं। एक्सटर्नल ने पूछ लिया कि हमें श्वास की समस्या है या मुझे प्यास लगी है, कौन सा ऐसा आसन करूं या कौन सा योग करूं कि प्यास पे कुछ देर तक नियंत्रण पा सकूं, मेरा वजन बढ़ गया है, मैं कौन सा योग करूं तो मेरा वजन कम हो सकता है। ये छोटी छोटी सामान्य बातें आजकल बच्चे यूट्यूब पर देख के काफी कुछ सीख रहे हैं, आप भी सीखे होंगे। उसी अनुभव का जवाब यहाँ पर देना है बाह्य परीक्षक को। तो योग के बारे में आप कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, कुछ सामान्य योग के बारे में, योग संबंधित निर्देश के बारे में और कुछ सामान्य छोटे छोटे योग के अन्य जानकारियों के बारे में आप इसको इकट्ठा करें ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। ये इसके अलावा कई बच्चे जब इन तमाम प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो बाह्य परीक्षक उनसे पूछता है कि आप बीएड प्रथम वर्ष में कौन कौन सा विषय पढ़ते हैं। बड़ा ही सामान्य सा सवाल है और अपने मन से दोहरा के पूछिए कि आपके बीएड में कुल कौन कितने विषय पढ़ते हैं। अगर आपका जवाब है 6 विषय पढ़ते तो 6 विषय का नाम क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो निश्चित रूप से आप अच्छे और मेधावी छात्र हैं, और अगर याद नहीं है 6 विषय का नाम तो तनिक सोच के देखिए कि आप किस स्तर के छात्र हैं। उसमें भी कौन कितने नंबर का होता है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लीजिएगा। भले ही नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ना देखें लेकिन कम से कम इतना जरूर देख लें कि आपके 6 विषयों के नाम क्या क्या हैं। साथ ही साथ बाह्य परीक्षक पूछते हैं कि आज कौन सा प्रैक्टिकल हो रहा है, इस प्रैक्टिकल का नाम क्या है, तो आप एक लाइन में बता सके कि सेल्फ आइडेंटिटी एंड द टीचर आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन, ये कितने नंबर का है। तो आप बोल सके कि 20 नंबर का इंटरनल, 20 नंबर एक्सटर्नल, कुल 40 नंबर का है। ये प्रैक्टिकल आपका 40 नंबर का है जिसमें 20 नंबर इंटरनल और 20 नंबर एक्सटर्नल होता है जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपने निश्चित रूप से इससे संबंधित कुछ प्रश्न का रिटर्न भी किया होगा, कुछ लेखन कार्य किया होगा, उस लेखन कार्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके अलावा तमाम हमने इसके बारे में जानकारी दी, इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कितना विषय पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपका बीएड प्रथम वर्ष कितने नंबर का है। सभी को ज्ञात है कि बीएड प्रथम वर्ष 800 नंबर का है। भले ही आपको नंबर का वितरण नहीं पता कि किसका कितना नंबर है, प्रैक्टिकल क्या नंबर है, थ्योरी क्या नंबर है, लेकिन आपको एक बार ध्यान रखना होगा। हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको व्हाट्सअप भी कर दिया है कि बीएड में थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल का है, इंटरनल का है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल बना के हमने आपको पहले से भेज रखा है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में। तो जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल है, एंगेजमेंट विद द फील्ड एंड इंटर्नशिप, स्कूल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी वर्क, जो हमारा इंटर्नशिप के बारे में है और सामुदायिक कार्यक्रम के बारे में है, उसमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रैक्टिकल हमारे टीचिंग से और सामुदायिक कार्य से संबंधित है। जैसा कि नाम से लग रहा है, एंगेजमेंट विद द फील्ड एंड इंटर्नशिप, स्कूल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी वर्क, ये आपका 100 नंबर का है, जिसमें 20 नंबर होता है प्रिंसिपल के हाथ में, आपके प्राचार्य देते हैं, 40 नंबर आपके मेंटर देते हैं जो कॉलेज के टीचर हैं, और 40 नंबर बाह्य परीक्षक जो आपका वाइवा ले रहे हैं। ये कुल मिलाकर 100 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो आपको इसके हिसाब से इसका जवाब देना होगा। इसमें सबसे पहली बात यह आती है उन्मुखीकरण कार्यक्रम। जब हम इंटर्नशिप की बात करते हैं तो आप एक स्टूडेंट होने के नाते, तो आपके स्कूल इंटर्नशिप की बात करें तो जब हम स्कूल इंटर्नशिप बीएड में एडमिशन के बाद हमको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, तमाम बच्चों को लगता है कि हम प्रशिक्षण पे जा रहे हैं, तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि आपका उन्मुखीकरण कार्यक्रम। चूंकि आप ग्रेजुएशन से पीजी करने के बाद कॉलेज लेवल से आए होते हैं, आप इसके पहले कभी टीचिंग किए हैं नहीं किए हैं, इसकी वास्तविकता की जानकारी कैसी है, टीचिंग कैसे करते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। तो जब पुराने समय की बात है, जब राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे, उससे पहले युद्ध अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो आपको प्रैक्टिस कराया जाता पहले कॉलेज में, आपको उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से।
पहले के सिलेबस में आपको 7 प्रकार के कौशल रखे जाते थे। टीचिंग स्किल के जो स्किल हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार के कौशलों का उपयोग करके आप टीचिंग कैसे करेंगे, जैसे प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रश्न कौशल। ये तमाम तरह के जो कौशल हैं वो आपको 7 दिन तक 7 से 10 दिन तक हो सकता है आपके महाविद्यालय में जहां आप बीएड कर रहे हैं वहां पे आपको उन्मुखीकरण कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि आपको आपके अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। आप जिस विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या अवलोकन के लिए जाएंगे वहाँ के शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, समय से पहुंचना है, समय से जाना है, महाविद्यालय परिवेश में जाना है, परिधान ठीक ठाक से पहनना है। आप एक शिक्षक होने के नाते आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपकी शेविंग कैसी होनी चाहिए, अगर आप महिला हैं तो आपके पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए, बहुत भड़काऊ नहीं होना चाहिए, एक आई कार्ड आपका, और सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से कैसे शिक्षण कार्य पूरा करना है, किन किन शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। ये तमाम तरह की चीजें आपको उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बताई जाती हैं, जिसमें खासकर होता है आपका 7 स्किल, 7 कौशल जो आपको महाविद्यालय में शुरुआती दौर में सिखाए जाते हैं, जिसके नाम मैं पहले ले चुका हूँ। प्रस्तावना कौशल आपको याद होगा, प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल। तो ये जो 7 कौशल हैं आपके, इसके बारे में आपको पहले सिखाया जाता है महाविद्यालय में कि इन समान कौशलों का उपयोग करते हुए आप बच्चों को ठीक ठाक से अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है बात इकाई योजना और दैनिक शिक्षण योजना की। तो आप जब वहां जाते हैं तो 7 दिन का पहले उन्मुखीकरण कार्यक्रम होता है, उसके बाद होता है अवलोकन, आपको उस विद्यालय में भेजा जाता है और 7 दिन के लिए कहा जाता है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है, वहाँ के टीचर को आप ऑब्जर्वेशन करिए, उनको अवलोकन करिए उनका कि वो बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। हमारा स्वभाव होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा जाते हैं, लेकिन तनिक ये सोच के देखिए कि आप बच्चे थे तो कितनी गलतियां करते थे। स्वाभाविक सी बात है, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, गलतियां होंगी, किसी विषय वस्तु को 2 से 3 बार या 4 बार में सीखेंगे। तो ये सब वहाँ के टीचर उन बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह वहाँ पे स्कूल में अवलोकन कार्य करना होता है कि वहाँ के शिक्षक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, कक्षा अध्यापक कौन है, किससे कैसा क्या तालमेल है, सबसे अच्छे से तालमेल 7 दिन तक आप वहाँ पे अवलोकन कार्य पूरा करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। उसके बाद आती है आपके इंटर्नशिप की बारी। तो इंटर्नशिप के समय आप इंटर्नशिप के पूर्व इकाई योजना और दैनिक शिक्षण योजना बनाकर ले जाते हैं। आप उस अवलोकन के दौरान जो 7 दिवसीय आपका अवलोकन होता है विद्यालय में, वहाँ के प्राचार्य और विषय अध्यापक से मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस डेट से हमको हमारा अवलोकन कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमको यहाँ अभ्यास शिक्षण करना है, तो हमको हिंदी विषय पढ़ाना है। सर हिंदी विषय कहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं, आगे हमको कहाँ पढ़ाना है, उनसे एक आइडिया लेते हैं, कुछ किताबें लेते हैं, फिर हम अपने लिए इकाई योजना और दैनिक शिक्षण योजना बना के ले जाते हैं। अब इसमें प्रश्न हो सकता है कि उन्मुखीकरण कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है। इसकी कहानी मैं बता चुका हूँ कि 7 स्किल पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप के दौरान टीचर से कैसे बिहेव करना है, बच्चों से कैसे बातचीत किया जाता है, इस सब के बारे में आपको पहले से अवगत कराया जाता है। अब बात करते हैं इकाई योजना और दैनिक शिक्षण योजना के बारे में। तो इकाई योजना क्या होती है, ये क्यों बनाई जाती है, इसका क्या उपयोग है शिक्षक के लिए, दैनिक शिक्षण योजना कब बनाई जाती है, इसका क्या उपयोग है, कैसे बनाई जाती है, इसमें प्रारूप क्या है। अब इसमें एक लॉर्ज इश्यू बनता है कि दैनिक शिक्षण योजना में आपके उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आपके शिक्षण सूत्र कौन है, आपकी शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण प्रविधि क्या है। एक लंबी सी लिस्ट होती है। आपने जो पाठ योजना बनाई है उसको देखिएगा, उसमें लिखा होता है विद्यालय का नाम, छात्र, प्रकरण, विषय वस्तु, समय, कालखंड, इस सब पे फोकस करिएगा कि इकाई योजना में समय कालखंड क्या होता है। तो आपके जो उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ये जो उद्देश्य है उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग आपने किया। आपसे अगर पूछता है एक्सटर्नल कि आपने हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ाया, तो आपने हिंदी में किसी कविता का नाम लिया, सूरदास की कविताएं या सूरदास के जो पंक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ाया और आपने ऐसा कह दिया, ठीक है, आपने कहा दोहा पढ़ाया हमने, तो पूछ सकते हैं कि दोहा को आपने कौन सी विधि से पढ़ाया। अब दोहा पढ़ाने की कौन कौन सी विधि होती है, आपने पाठ्य पुस्तक विधि का नाम सुना होगा, व्याख्यान विधि का नाम सुना होगा, गायन विधि का नाम सुना होगा। तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं आपने पाठ्य योजना में बनाया है और पाठ्य योजना वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। शिक्षण विधियों के बाद आता है शिक्षण प्रविधियां। शिक्षण प्रविधियां क्या क्या होती है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, इसको आप पढ़ें। साथ ही बात शिक्षण सूत्र क्या होता है, जैसा आपको याद दिलाऊं,
सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसा आपने कुछ लिखा होगा। तो ये कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं जिसका शिक्षण योजना में हम उपयोग करते हैं। कई छात्रों का पूछना है कि पाठ्य योजना और दैनिक शिक्षण योजना दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पाठ्य योजना और दैनिक शिक्षण योजना बिल्कुल एक ही है। पुराने पाठ्यक्रम में हम इसको पाठ्य योजना लेसन प्लान के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसको दैनिक शिक्षण योजना के नाम से जानते हैं, डेली लेसन प्लान के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही चीज है। जो शिक्षक पढ़ाने के पूर्व, जो नए नए शिक्षक हैं, जो ट्रेनीज हैं, वो पढ़ाने के पूर्व अपने जो पढ़ाने की रूपरेखा है उसकी पूरी एक तैयारी करके, लिखित तैयारी करके वहां जाते हैं, उसको हम शिक्षण योजना कहते हैं। इसकी अर्थ परिभाषा भी आपके महाविद्यालय में पढ़ाया गया होगा कि शिक्षण योजना किसे कहते हैं, शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं, शिक्षण विधि किसे कहते हैं, शिक्षण प्रविधि किसे कहते हैं, विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, बोध प्रश्न क्या कहते हैं। तो ये पाठ्य योजना संबंधी जो आपने पाठ्य योजना बनाया उसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या क्या लिखा है। शिक्षक कार्य, श्यामपट्ट कार्य, बोध प्रश्न, जो गृह कार्य क्या होता है, बच्चों को कुछ गृह कार्य दिया जाता है, गृह कार्य कैसे होने चाहिए, उनकी बनावट कैसी होनी चाहिए, गृह कार्य लंबा हो या छोटा हो, विस्तृत प्रश्न देने चाहिए कि छोटे प्रश्न देने चाहिए इत्यादि। ये जो आपके दैनिक शिक्षण योजना में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। आप ध्यान रखें कि दैनिक शिक्षण योजना कितने मिनट की होती है और इकाई योजना कितने मिनट की होती है। इस दोनों के जो समय है वो काफी अंतर होता है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को कॉलेज में भी समझाया है कि इकाई योजना जो होती है, पूरी इकाई की एक प्लानिंग बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है कि इस इकाई को हम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे और उसके बाद उसी इकाई के अंतर्गत हम जितने पाठ को शामिल किए होते हैं एक एक पाठ योजना क्रमशः हम एक एक दिन पढ़ाते रहते हैं। तो पाठ योजना में जो जो पड़ाव आते हैं उन सभी पड़ावों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या इकाई योजना क्यों बनाते हैं उसके बारे में पूछा सकता है। साथ ही साथ बात करूं तो अध्यापक अवलोकन, ये भी एक विधा शामिल की गई है। यहाँ पर अध्यापक अवलोकन से इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ अध्यापक अवलोकन की। वो अध्यापक अवलोकन था कि जब ट्रेनिंग में जिस विद्यालय गए हैं वहाँ के टीचर्स का आपने अवलोकन किया कि कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ तालमेल कैसा है। ये तो एक अवलोकन हो गया। ये आपके जो शिक्षक हैं, जो साथी सहपाठी हैं, उनका अवलोकन किया जाता है। आप अपनी क्लास जब वहाँ पढ़ा लेंगे, आप एक ट्रेनिंग के रूप में आप जब अपना क्लास कक्षा 8वीं मान लो आपकी टीचिंग लगी है, आपने क्लास 8 को पढ़ा लिया, आपको 2 घंटे पढ़ानी होती है। एक आपका मेथड और एक आपके लैंग्वेज हिंदी है और मेथड आपका मान लो गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो। तो एक मेथड और एक लैंग्वेज आप 2 घंटे पढ़ाते हैं विद्यालय में, बाकी दिन भर आपको विद्यालय में रहना पड़ता है। तो 2 घंटे पढ़ाने के बाद आपको कहा जाता है कि अपने साथी, किसी आपका कोई साथी और फिर टीचिंग कर रहा हो किसी अन्य क्लास में, तो उसकी क्लास का आप अवलोकन करिए, उस अध्यापक का आप अवलोकन करिए। तो अवलोकन अपने सहपाठी का भी कर सकते हैं या उस स्कूल के किसी टीचर का भी कर सकते हैं। उस अवलोकन को क्यों करा जाता है, अध्यापक अवलोकन को इस बीएड पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है? तो आपका जवाब होगा कि अध्यापक अवलोकन से हम सामने वाले के अंदर जो कमियां हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं और उन कमियों के आधार पर हम अपने अंदर भी झांक कर देखते हैं कि अगर उनके अंदर ये कमियां हैं तो शायद वो कमियां हमारे अंदर भी हो सकती हैं। उन कमियों को आप उनसे देख देख कर दूर कर लेंगे। यानी कि अपनी गलती करके सीखने से बढ़िया है कि दूसरों की गलती से हम जल्दी सीख जाएं। तो उनकी कमियों को जब बार बार आप देखेंगे तो शायद वो गलतियां अपने आप में न दोहराएंगे। उसके आगे है मेंटर अवलोकन। मेंटर अवलोकन का मतलब है कि जब आप वहाँ टीचिंग करने जा रहे थे, जैसा कि आपको याद होगा, आप जब अभी तो शायद सभी कक्षाएं ऑनलाइन चली हैं, तो इस बार मेंटर अवलोकन का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे जब वहाँ पे अपने स्कूल में ट्रेनिंग करने जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, तो हमारे महाविद्यालय के टीचर, प्राचार्य बोल सकते हैं, प्राचार्य भी जाते हैं, मेंटर भी जाते हैं। तो जो टीचर है उनको हम मेंटर कहते हैं। हर स्कूल, जैसे 3 स्कूल एक मेंटर के हवाले छोड़ दिया जाता है कि ये फला मेंटर इन स्कूल को देखेंगे, आप इसको मॉनिटरिंग करेंगे, यहाँ के बच्चे आपके अंडर में हैं। वो मेंटर उस स्कूल पे जाते हैं, बच्चे क्या पढ़ा रहे हैं, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, किस विधि से पढ़ा रहे हैं, उनकी पाठ्य योजना चेक करना, उनको कमेंट लिखना, ये सब उस टीचर मेंटर का काम होता है। बीच बीच में प्राचार्य भी उसको देखने के लिए जाते हैं। तो आपका मेंटर कौन है? आपके महाविद्यालय के शिक्षक ही आपके मेंटर होंगे। आपके भी कोई ना कोई मेंटर जरूर होंगे। इसकी एक लिस्ट बना के आपको दी गई होगी कि हाँ फला बच्चे के फला मेंटर, फला स्कूल के फला मेंटर है। इससे भी कुछ प्रश्न पूछा सकता है। और खासकर इस साल जो परिवर्तन हुआ है, जो ऑनलाइन टीचिंग हुई है, जो काफी अमूलचूक परिवर्तन है, हमारे लिए काफी कुछ सीखने को मिला है कि शिक्षण अनुभव इंटर्नशिप, आपका इंटर्नशिप कैसा रहा, आपने जो ऑनलाइन टीचिंग की है वो उसका अनुभव कैसा रहा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, क्या क्या समस्याएं और क्या क्या चुनौतियां आई आपको ऑनलाइन टीचिंग में, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आपने जब ऑनलाइन टीचिंग की थी, कुछ बच्चों ने गूगल मीट के माध्यम से की थी, कुछ ने जूम ऐप के माध्यम से की थी।
तो गूगल मीट में आपने जब वहाँ स्कूल के बच्चों को जोड़ते थे तो आपने प्राय देखा होगा कि ये जो हमारा महाविद्यालय है काफी पिछड़ा और आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, तमाम छात्र जुड़ नहीं पा रहे थे। जो कुछ छात्र जुड़ रहे थे तो उनको ऑडियो वीडियो ठीक से मिल नहीं पा रहा था, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, किसी में रिचार्ज नहीं था। तो तमाम तरह की समस्याएं आपको ये हैं, इस बात को जानकारी है मुझे कि आपने अच्छा प्रयास किया है, कोशिश किया है, पर फिर भी कुछ सफलताएं मिली हैं। लेकिन ऑनलाइन की शिक्षण की शुरुआत इस साल से की गई है तो काफी कमियां उसमें नजर आई हैं। उन कमियों को हम धीरे धीरे दूर करके एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा है ऑनलाइन टीचिंग में, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ एक आखिरी मुद्दा बचा हुआ है, सामुदायिक कार्यक्रम। आपके प्रैक्टिकल 2 में सामुदायिक कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है, क्योंकि इसका नाम है एंगेजमेंट विद द फील्ड इंटर्नशिप स्कूल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिटी वर्क। तो सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत आपने क्या क्या काम किए हैं, जैसे जागरूकता अभियान, साक्षरता अभियान, असहाय व्यक्तियों की सहायता, एनजीओ की मदद, आपने ऐसा कुछ काम किया है? क्योंकि इस साल तो हर चीज ऑनलाइन हुआ है, पूरी टीचिंग ऑनलाइन हो गई है, तो शायद आपको आपने जागरूकता अभियान के लिए महाविद्यालय की ओर से आपको कुछ सूचना दी गई थी कि आप लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता के बारे में बताइए, महिलाओं की साक्षरता के बारे में बताइए, अपने पास पड़ोस के बच्चों को हो सके तो सुरक्षा के साथ उनको शिक्षित करने की कोशिश करिए, ऑनलाइन बच्चों को जोड़ के पढ़ाइए, अपने पास पड़ोस बच्चों को नंबर तो होते ही होंगे पड़ोसी के, तो अपने पास पड़ोस के बच्चे, चूंकि स्कूल विद्यालय सब बंद थे, इस समय आपको निर्देश दिया गया था कि जब स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो आपके पास पड़ोस में, घर के अगल बगल में जितने भी बच्चे हैं उनको आप ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और बच्चे भी कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह का आपने क्या क्या सामुदायिक कार्य किया है? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपको जागरूकता अभियान के तहत कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया था कि कम से कम 10 परिवारों को आप जागरूक करेंगे। बालिका शिक्षा के प्रति आपको कहा गया था कि कम से कम 10 परिवारों को बालिका शिक्षा की उपयोगिता के बारे में बताएंगे, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन थी, आपको फोन के माध्यम से ही करना था, अपने रिलेटिव को, अपने पास पड़ोस को। ये सारी बातें आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती हैं, जिसकी तैयारी आप कर लें। और इसके अलावा आप एक शिक्षक के रूप में अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, आगे क्या करना चाहिए, शिक्षक के क्या नैतिक गुण होने चाहिए, आपके कैसा लगा बीएड पाठ्यक्रम, आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या बदलाव हुआ आपके अंदर, और एक शिक्षक होने के नाते आप क्या क्या और बदलाव करना चाहते हैं बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ये संबंधित सवाल भी पूछे सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि और क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि लगभग सारे बिंदुओं को मैं छू दें या उसके बारे में जानकारी दे दूं, तो मैंने एक प्रयास किया है। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी उनके मन में आ सकते हैं, क्योंकि वाइबा का कोई दायरा नहीं हो सकता है कि कहाँ तक पूछ सकते हैं, किस संबंध में पूछ सकते हैं, लेकिन जहां तक हमने प्रयास किया है कि जो सिलेबस के अंतर्गत है हमने आपको बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख के इस प्रैक्टिकल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी। अगर कोई समस्या होती है या कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं उस पर जरूर निश्चित रूप से रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।